Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. So आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे. हमारे यहाँ ईटीटी के सेकंड पेपर के बैच जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं. उसके लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं. तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जाके लें. और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड पोलराइजेशन इन अ पोलरॉइड आर. वो कह रहे हैं कि जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है. देखो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है. जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है एंड जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. जहाँ पे जो पर्टिकुलर लाइट है वो पोलराइज होके आती है ना. यहाँ से ये जो लाइट है, लेट्स सपोज कि ये पोलराइज होके आई है. ठीक है. और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है और जो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है उसके परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस दे आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. ठीक है. ये दोनों आपस के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं. ये दोनों जो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो क्या होएगा, पैरेलल टू ईच अदर नहीं, इंक्लाइंड 45 डिग्री टू ईच अदर, क्रॉस. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स. वो कह रहे हैं कि दो क्रॉस पोलरॉइड्स, पोलरॉइड मतलब जिसमें से पास होकर हमारी जो लाइट है वो पोलराइज हो जाती है. ठीक है. अगर हम दो पोलरॉइड्स लें तो दो पोलरॉइड्स का जो मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बनेंगे उन दोनों के अंदर एंगल कितना होएगा, तो वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी π/2 होएगा. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा π/2, दैट इज 90 डिग्री का एंगल होएगा इन दोनों के बीच में भी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ मेटल. द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ मेटल डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन. वो कह रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है मेटल के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है. एक्चुअल में तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है dN/dE. ठीक है. एंड इक्वल्स टू में जो भी एक्सप्रेशन होता है. लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो कुछ इस तरह से दे रखे हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ अ मेटल डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट, द साइज ऑफ द सैंपल एंड द टाइप ऑफ द मेटल. तो यहाँ पे हम जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो ये वाला है, DE इज इक्वल्स टू √2mE. एक ये एक्सप्रेशन भी होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट का. तो इस केस के अंदर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एनर्जी एसोसिएटेड के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट. सो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आ सकता है. और ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह से भी आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट दे रखी है, मास दे रखा है, एनर्जी फाइंड आउट करो, है ना. कुछ इस तरह से जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है हमें पता होना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल पोर्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, एवरी मैग्नेटिक फील्ड, एवरी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, एवरी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एवरी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स. तो बाद वाले दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हैं. इतना तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है. लेकिन कैसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एवरी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड. टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास the statement that magnetic field lines form closed loops is a direct consequence of. वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं फ्रॉम क्लोज लूप इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. कैसे, देखो क्लोज लूप की यहाँ पे क्लोज लूप को किस तरह से कंसीडर किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप जो है करती है. देखो ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, ये हमारे पास क्या है, साउथ है. तो हमारे पास क्या है, जो नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अगर हम बात करें तो वो नॉर्थ से निकलती हैं एंड साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। तो हमें अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बाहर की बात करें और विद इन द मैग्नेट करें तो वो साउथ टू नॉर्थ होती है। खैर हम यहाँ पे लूप्स की बात कर रहे हैं, तो द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ने हमें बताया था कि जो पर्टिकुलरली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से लूप्स बनाती हैं, क्लोज लूप्स बनाती हैं। देखो अगर हम मैग्नेट को दो हाफ्स के अंदर भी डिवाइड कर दे तो भी हमें पता है कि हम नॉर्थ साउथ को डिफरेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अनलाइक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मोनोपोल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मोनोपोल नहीं है। मोनोपोल मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर पॉजिटिव चार्ज रख दे तो पॉजिटिव चार्ज से भी बाहर निकल देगी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम डिफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से बाहर निकलती है, तो उसके लिए नेगेटिव को होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ साउथ दोनों को होना जरूरी है। हम नॉर्थ और साउथ को अलग कर ही नहीं सकते हैं। अगर मैग्नेट को मैं जितने मर्जी स्मॉलर पीसेस के अंदर डिवाइड कर दूँ फिर अगेन नॉर्थ साउथ बनता ही रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में टर्मिनेट होती है और इस तरह के जो है सर्कुलर लूप्स बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो ये बात हमें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में अच्छे से क्लियर की गई थी। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। वैसे भी देखो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रू हो ही नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिज्म ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ भी करंट के लिए था हमारे पास और फेरेडेज लॉ भी नहीं था उस चीज़ के लिए। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी मतलब इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा अगर गेस भी लगाना हो तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सबसे ट्रू आंसर बन रहा है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड। जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो किसका गुड एग्जाम्पल है? देखो सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या होता है हमारे पास, सुपर कंडक्टिंग स्टेट एक ऐसी कंडक्टिंग स्टेट होती है किसी भी कंडक्टर की और सेमी कंडक्टर की इस तरह से स्टेट होती है कि ऐसी स्टेट है एक जिसके अंदर मतलब अगर कोई भी कंडक्टर हमारा एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर पहुंच जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से पास करना बंद कर देंगी, मतलब कुछ इस तरह से रिपेल होकर आगे जाना शुरू कर देंगी। मतलब वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास ही नहीं होने देगा बल्कि उनको रिपेल करेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम मिजनर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो इस तरह का रिजल्ट हमें देती है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, अपने में से पास नहीं होने देता, ठीक है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है? वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड डायामैग्नेट, ठीक है। तो जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो गुड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि पैरामैग्नेट भी अट्रैक्ट करती हैं, अपने में से पास होने देती है मैक्सिमम फील्ड लाइंस को, फेरोमैग्नेट भी एंड फेरीमैग्नेट भी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और यू कैन से कि डायामैग्नेट। नेक्स्ट है हमारे पास इन द स्टर्न-गर्लच एक्सपेरिमेंट मेक यूज ऑफ। स्टर्न-गर्लच एक्सपेरिमेंट के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। देखो स्टर्न-गर्लच एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन कैसी मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यूज़ उसके अंदर किया ही नहीं जाता, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ अबव भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स दे रखी हैं। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टर्न-गर्लच एक्सपेरिमेंट के अंदर अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू एन आइडल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। के वो कह रहे हैं एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको हमने अटैच कर दिया एक स्प्रिंग के साथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ऑब्वियसली k। इफ द मास इज मेड टू ऑसिलेट, अगर हम मास को ऑसिलेट करवाएं तो इट्स टोटल एनर्जी इज, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मिनिमम एट मीन पोजीशन, सेम एट ऑल द पोजीशन। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि यार एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो सकती है या फिर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम नहीं हो सकती, मीन पोजीशन में मिनिमम हो सकती है। तो एक्चुअल में जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना वो हमारे पास बी ऑप्शन है, दैट इज मैक्सिमम एट अ मीन पोजीशन,
ठीक है। देखो कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा स्टेबल होना चाहती है, कोई भी चीज़ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है वो मीन पोजीशन एट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। मीन पोजीशन किसी भी ऑसिलेटर की मीन पोजीशन उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो हर एक चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है, और वो स्टेबल कब होती है? जब उसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, जो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी फिर वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन के ऊपर, तो वो स्टेबल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पे वो हमेशा एक स्टेबल होता है, मैक्सिमम होता है वो चीज़ हमेशा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन के ऊपर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि इरेगुलरिटी होती है इनके अंदर। ठीक है, इरेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आइसोट्रॉपी, लॉन्ग रेंज, अगर ये इरेगुलर है तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो नहीं होएगा। ठीक है, तो ना ही इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आइसोट्रॉपी है। आइसोट्रॉपिस की प्रॉपर्टी है, यानी कि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर डिफरेंट साइड से अगर हम देखें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, सेम रहती हैं बेसिकली। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आइसोट्रॉपी, प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी। देन हमारे पास है the initial and final readings of Michelson interferometer screw attached to a movable mirror are इतना 10.7047 mm and 10.7051 mm as a 100 fringes pass. The wavelength of light uses, वो कह रहे हैं कि जो माइकलसन मॉडल की जो बेसिकली हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं लैम्डास की, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और 100 फ्रिंजेस बनी है इस पर्टिकुलर अगर चेक करें, है ना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसके अंदर फ्रिंजेस बनती हैं, है ना। तो वो जो फ्रिंजेस बनी है वो 100 फ्रिंजेस बनी है और वेवलेंथ दे रखी है इतनी कि हमारे पास जो मूवेबल मिरर है उसके कुछ जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो कुछ इतनी आई है। एंड वो कह रहे हैं कि लाइट की वेवलेंथ हमने कौन सी यूज़ की है वो बताओ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, मतलब ऑब्वियसली वेवलेंथ निकालनी है तो हमें इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करके देखना पड़ेगा। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइड बाय फ्रिंजेस। ठीक है, एन। तो देखो अभी ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर चाहिए हमें, तो बड़े वाले को छोटे में से माइनस करो एंड डिवाइड बाय 100 कर दो, इन दोनों वेवलेंथ्स को माइनस करो एंड डिवाइड बाय 100 कर दो, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 296 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है 296 नैनोमीटर। ये यहाँ पे भी नैनोमीटर ही है, ठीक है, mm नहीं है, नैनोमीटर है। या ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द मास ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, अगर पार्टिकल का मास जीरो है इट्स स्पीड मस्ट बी, अगर पार्टिकल का मास जीरो है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड हो जाएगी, है ना। तो अगर पार्टिकल का मास ज़ीरो होता है तो एक्चुअल में ये हमें खैर इतना चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर वही वाला फॉर्मूला लगा के यूज़ करें हम। ठीक है, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ लाइक प्रॉब्लम है। देखो इन्होंने लिखा इफ़ द मास ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो, एक्चुअल में यहाँ पे रेस्ट मास आना चाहिए था, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल में भी ज़ीरो। ठीक है, अगर रेस्ट मास किसी पार्टिकल का ज़ीरो हो जाए तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, ये हमने फोटोन्स के केस के अंदर भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि देखो m इज इक्वल्स टू एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज़ अ रेस्ट मास। ठीक है, तो अगर रेस्ट मास ज़ीरो हो जाता है तो इसकी शफलिंग करके हम निकाल सकते हैं कि जो बेसिकली वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू सी के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो लेकिन अगर देखो एक्चुअल में क्या आता है, मास ऑफ द पार्टिकल जीरो नहीं हो सकता ना, वो मैटर है विद इन द सम पार्टिकल। ठीक है, जो मास है वो क्वांटिटी है विद इन द सम पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो मास होएगा ही ना। तो अगर यहाँ पे हम नॉर्मल मास की बात करें कि इफ़ द मास ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो देखो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मास जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मास जीरो है काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी जीरो, स्पीड भी जीरो उसकी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ना मतलब ये चीज़ जो है थोड़ा अगर
अगेन ये क्वेश्चन आ ही जाता है तो फिर इसका आंसर जो है वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जीरो है, क्योंकि मास जीरो तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ये जीरो है। लेकिन बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इफ द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, अगर रेस्ट मास है तो इसका जो आंसर है वो सी रहेगा, अगर सिर्फ मास है तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। बट एक्चुअल में जो मास है वो किसी बॉडी का जीरो हो नहीं सकता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो विद इन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यू कैन से, किसी पार्टिकल की, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हम जो है मार्क कराएंगे। या अभी नेक्स्ट तो लाइक हमारे यहाँ अभी मास्टर कैडर की जो कोचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस मास्टर कैडर, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी मास्टर कैडर, इन सब की कोचिंग अवेलेबल हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जाके लें, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेमो क्लासेस चेक करनी है तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप टेट बजर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर डेमो सेशंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपने पेपर के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पार्ट्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना नेम, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अपनी सिटी, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल, ये सब कुछ लिख के आप ये गिवन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स बना लिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास the probability or that a particle is in a given small region of the space is proportional to, वो कह रहे हैं कि the probability that जो particle है वो एक given small region के अंदर ही है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली probability of particle को ढूंढने की जो probability है बेसिकली कि हाँ कि इसी पोजीशन के ऊपर है, वो किस हिसाब से देते हैं, तो the frequency of the wave function, the wavelength of its wave function, the square of the magnitude of wave function, its moment। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इस तरह से हम निकालते हैं ना, स्टार फंक्शन, वेव फंक्शन एंड उस वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, और या फिर द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इन अ गिवन स्मॉल रीजन, की प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल बताता है ना कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द पर्पज ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, वो कह रहे हैं कि मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो मॉडरेटर का फंक्शन होता है स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन, फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। तो अभी एब्जॉर्ब डेंजरस गामा रेडिएशन, उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोवाइड न्यूट्रॉन्स टू द फ्यूजन प्रोसेस, नहीं, वो तो यूरेनियम देता है, रिएक्ट विद यूरेनियम टू रिलीज एनर्जी, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सबशेल इन एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक सबशेल की बात की गई है, न्यूक्लियर सबशेल की बात नहीं की गई है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सबशेल की बात की गई है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सबशेल इन एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एटॉमिक सबशेल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो, अगर देखें तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे पास क्या है कि 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 2p से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p। फिर उसके बाद अगर hpd देखना है तो हमारे पास वो 3d, ठीक है, 4d एंड 5d। देन अगर hpdf अगर हमें चेक करना है फिर वो 4f एंड 6f से स्टार्ट होता है, मतलब ऊपर। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ p और d के अंदर ही बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा फिर देखो 3d एग्जिस्ट कर रहा है, 2p भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 3p भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2d एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से है, ठीक है। तो ये वाले जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं और 2d सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक और टू एन एम्पलीफायर। अगर हम एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो वो क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्टॉर्शन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इंक्रीज द गेन, रिड्यूस द बैंडविड्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज द स्टेबिलिटी। जो नेगेटिव फीडबैक होता है टू एन एम्पलीफायर वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर फेस चेंज। अब यहाँ पे फेस चेंज की बात हो रही है, वो भी सेकेंड ऑर्डर फेस चेंज। अभी फेस चेंज क्या होता है, जैसे देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना,
देन लिक्विड का वेपर्स के अंदर चेंज होना, और यू कैन से कि गैस के अंदर चेंज होना, ठीक है। तो सेकेंड फेज डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड्स टू वेपर्स स्पेसिफिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर, द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, ये तो फर्स्ट चेंज है। ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड इनटू बॉइलिंग इनटू गैस, ये हो सकता है सेकंड। अभी नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेट एट क्यूरियस टेम्परेचर, द चेंज ऑफ सुपरकंडक्टर नॉर्मल साइड ना। तो यहाँ पे फेज चेंज की बात की गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड बॉइलिंग इनटू गैस। लिक्विड जब गैस के अंदर चेंज हो जाता है तो वो सेकेंड ऑर्डर फेज चेंज कहा जाता है उसे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर फेज चेंज आता तो वो सॉलिड मेल्टिंग इनटू लिक्विड उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल ऑफ द 3 लेवल लेज़र। तो 3 लेवल लेज़र हमारे पास होती है रूबी लेज़र, ठीक है। इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हीलियम नियॉन लेज़र से कम होती है, क्योंकि जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो 4 लेवल लेज़र होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रूबी लेज़र इज अ 3 लेवल लेज़र। नेक्स्ट है हमारे पास अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल spread on a road appears beautifully colored in light, it is due to the, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो पर्टिकुलर है थिन फिल्म, तो ये वाला जो आर्टिकल था ये थिन फिल्म इन द इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म से था, ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो वो जो पर्टिकुलर हमारे पास ऑप्शन है ये है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, जो थिन फिल्म होती है ऑयल की रोड्स के ऊपर, कई बार बारिश के टाइम पे स्पेशली जो बारिश के टाइम पे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं उनके ऊपर जब ऑयल की थिन लेयर आ जाती है, तो जब उसके ऊपर वाइट लाइट गिरती है तो वाइट लाइट के अंदर 7 वेवलेंथ्स ऑफ लाइट होती हैं। तो उनमें से कुछ वेवलेंथ्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, कुछ वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। देखिए कुछ इस तरह से, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक इरेगुलर जो है थिन फिल्म है ऑयल की, बहुत ज़्यादा थिन होती है हमेशा ऑयल की फिल्म, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर हमारे पास बेसिकली वाइट लाइट की, तो वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स को हम डिफरेंटली स्टडी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि जो रेड कलर की वेवलेंथ आई, ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ आई तो ऑब्वियसली ये कुछ ट्रांसमिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। तो सपोज कि इसने जो है रिफ्लेक्ट करके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेड कलर की लाइट ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस किया, ये कुछ इस तरह से कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ट्रांसमिट होकर भी कुछ पार्ट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सपोज इसने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस किया। सिमिलरली लेकिन मैं ब्लू लाइट का देखती हूँ तो वो भी कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होकर दोबारा से रिफ्लेक्ट होगा नीचे वाली लेयर से। तो सपोज ब्लू लाइट ने भी हमारे पास क्या किया, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस किया, तो ये भी हमें एक ब्राइट दिखेगा, रेड वाला भी हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिवली हमें दिखते हैं ना। लेट सपोज कि जो हमारे पास ग्रीन लाइट थी, जैसे ही वो आई कुछ पार्ट उसका जो है रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट हुआ। सपोज इसने हमारे पास डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया, तो अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी तो ये हमें मिसिंग दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से होता है कि अगेन सभी लाइट्स देखो, येलो लाइट ने भी सपोज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया, वॉयलेट ने भी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंट किया, तो देखो ये हमें फिर कुछ इस तरह से ना कलरफुल दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि रेड, ब्लू, येलो, वॉयलेट ये सारे कलर दिखाई देंगे और ग्रीन कलर मिस दिखाई देगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब बाकी सारे कलर जैसे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं तो ग्रीन कलर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं तो ग्रीन कलर मिसिंग नहीं दिखाई देगा, या उसका ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट नहीं दिखाई देगा ग्रीन कलर का, बल्कि हमें एक पिंकिश कलर दिखाई देगा। मतलब बाकी सारी कलर्स की मिक्सिंग दिखाई देगी, एक पिंकिश कलर की लाइट दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से लिखा रोड अपीयर्स ब्यूटीफुली कलर्ड इन लाइट, तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो क्या है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है λ/2 का, और 2n+1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर कंस्ट्रक्टिव आ जाता तो ऊपर वाला था n लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी एबल टू सी डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स। डाइफ्रैक्शन इफेक्ट को देखने के लिए जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। इस वजह से हमें लाइट की डाइफ्रैक्शन जो है मतलब इतना नहीं देखने को मिलती जितनी साउंड की डाइफ्रैक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारे आसपास के जो ऑब्स्टेकल हैं वो बड़े साइज़ के हैं और जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल है।
ठीक है, लेकिन जो साउंड है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास साउंड की डाइफ्रैक्शन हमें देखने को ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन विद लाइट, क्योंकि लाइट जो है बहुत स्मॉल होती है और हमारे आसपास के जो ऑब्स्टेकल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल नहीं होते हैं, ठीक है। तो टू बी एबल टू सी द डाइफ्रैक्शन इफेक्ट द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी मैनी टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसके ऑर्डर की होनी चाहिए तभी लाइट जो है वो डाइफ्रैक्ट करती है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द बेस्ट नॉन फिजिकल डिवाइस दैट इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉनहोफर क्लासेस ऑफ डाइफ्रैक्शन इज वो कह रहे हैं कि जो बेस्ट नॉन फिजिकल डिवाइस है वो कौन सी क्लास के ऊपर डिपेंड, द बेस्ट नॉन फिजिकल डिवाइस दैट इज बेस्ड अपॉन फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन के अंदर इसमें से कौन सा, देखो अगर फ्रेशनल क्लास आता, ठीक है, फ्रेशनल के अंदर ये था जोन प्लेटिंग, क्योंकि उसके अंदर हाफ पीरियड जोन्स बन रहे थे तो उसका जोन प्लेटिंग डिवाइस हो जाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेटिंग। तो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन क्लास के अंदर जो डाइफ्रैक्शन है, ग्रेटिंग जो है वो उसके अंदर हमें डाइफ्रैक्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन का जो डिवाइस है वो है ग्रेटिंग, ठीक है। ग्रेटिंग के अंदर हम जो बेसिस है वो फ्रॉनहोफर क्लास के ऊपर डिपेंड है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ग्रेटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जो रिजॉल्विंग पावर है और जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ये एक ही है, वन एंड द सेम थिंग है, ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर या टोटली अनरिलेटेड क्वांटिटी येट नॉट डिफरेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कैसे, तो जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है ना वो क्या है, किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की पावर, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि दूर से हमें लाइक जैसे ट्रीज़ हैं, कई बार ऐसा होता है ना ट्रीज़ के जो फ्लावर्स लगे होते हैं या फिर कोई उसके लीव्स वगैरह होती है तो दूर से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो एक लीव है या दो लीव है, लेकिन अगर हम उसको क्लोजली जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि नहीं यार ये तो दो अलग अलग फ्लावर्स है या दो अलग अलग लीव्स थी। या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दूर से हमें कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ एक दिखाई दे रही होती है, लेकिन जब हम उसके क्लोज जाके देखते हैं तो वो चीज़ें हमें दो अलग अलग दिखाई देनी शुरू कर जाती हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है किसी चीज़ की, हमारी आइज की या फिर माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर देख लो। तो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाना किसी एक्सटेंट पे जाके, जहाँ पे वो चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट हो रही है तो वो हमारी आइज की रिजॉल्विंग पावर हो गई, ठीक है। लेकिन जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से उसका मतलब है कि पर्टिकुलर लाइन जो है वो पर्टिकुलर एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है एंगुलर डिस्पर्जन को या फिर एंगुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और जो रिजॉल्विंग पावर है वो एक्चुअल में रेसिप्रोकल होती है ईच अदर का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन लेज़र एंड मेजर्स आर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लेज़र और मेज़र के अंदर वो क्या है, वो कह रहे हैं डिफरेंट, इक्विवेलेंट, फ्लक्चुएटिंग येट नॉट वैलेंट। डिफरेंट मतलब लेज़र और मेज़र के अंदर वो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है। लेज़र और मेज़र के अंदर कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, ये है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो मतलब दोनों में हो स्टिमुलेटेड एमिशन ही रहा है रेडिएशंस का, बट ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर होता है, ये ऑब्वियसली हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए है ना, लाइट एम्पलीफिकेशन बता रहा है। तो ये जो दोनों बेसिक इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो तो स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर ही बेस्ड है ना, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इक्विवेलेंट। दोनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेज़र एंड लेज़र डिफर इन दियर। जो मेज़र्स हैं और जो लेज़र्स हैं वो दोनों में क्या इसके अंदर डिफरेंस है, लैम्डा वैल्यू, म्यू वैल्यू, बल्क, नेम ओनली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लैम्डा वैल्यू। लैम्डा मतलब वेवलेंथ से डिफरेंट है ना। मेजर्स के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस की जो है एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एम्पलीफिकेशन की जाती है। लेज़र के अंदर लाइट एम्पलीफिकेशन होता है, उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स का चेक किया जाता है। तो मेजर्स के अंदर सिर्फ माइक्रोवेव रीजन वाला चेक किया जाता है, तो इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैम्डा वैल्यू। अभी नेक्स्ट है हमारे पास लेज़र वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। लेज़र कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रही हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर क्या होता है हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास
मेटास्टेबल स्टेट होती है। तो इस नॉर्मल जो हायर एक्साइटेड स्टेट है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम्स है, उनका टाइम पीरियड 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है, बट मेटास्टेबल के अंदर उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 10⁻³ सेकेंड्स हो जाता है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टिमुलेट करवाने के लिए, मतलब प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए फोटोन भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से जो फोटोन है वो इसको स्टिमुलेशन देता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आ जाते हैं विद द एमिशन ऑफ द 2 गामा रेज, जो कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और दे आर कोहेरेंट विद ईच अदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। क्योंकि लेजर की देखो फुल फॉर्म ही यही है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इससे भी नाम से उससे पता चल रहा है कि इसके अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन का जो प्रिंसिपल है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ अभी नेक्स्ट आप हमें लाइक टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इन ऑर्डर कि आपको सारी अपडेशन जो है रेगुलरली मिलती रहे। सो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।